ट्रॉपिकल बेल्ट, थोड़ा नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा। द रीजन इज ट्रॉपिकल बेल्ट का एनवायरमेंट थोड़ा रहता है वार्म, अगर आप टेम्परेट से कंपेयर करोगे, सो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट is going to be quite warm. That is something you'll always get to see, right? तो इतना याद रखना कि वार्म कंडीशन के अंदर आपके पैथोजेंस ग्रो करते हैं। ये चीज याद रखना, ये अभी भी याद रखना और आगे भी आप तुम्हें काम आएगी आज से कुछ चैप्टर के बाद। तो वार्म कंडीशंस जहाँ पे होती है वहां पे आपको पैथोजेंस ज्यादा इजिली ग्रो करते हुए आपको दिखते हैं। इफ यू जस्ट हैपन टू सी ना, मलेरिया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ इश्यूज आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतने हैं नहीं। जो मेन कंसर्न है वो आपका ट्रॉपिकल बेल्ट में ही उसका, अगर कभी आपने नोटिस किया होगा, मेन कंसर्न ट्रॉपिकल बेल्ट में और मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो इमर्ज होती है वो आपको यहाँ से ज्यादा इमर्ज होते हुए आपको मिलेगी। So tropical belt does not only have a very high diversity of plants and animals, it also have a very good diversity of viruses and other pathogens as well, right? तो ये चीज आपको याद रखनी कि यार वार्म कंडीशन में आपके पैथोजेंस काफी इजीली ग्रो कर पाते हैं कंपेयर टू द योर टेम्परेट एरियाज। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको वाली बात भी बताऊंगा, हाउ वी डोंट हैव this condition of Good evening, sir. regeneration unless some animals have. Yeah, hi, good evening. All right. So let's coming back to the chapter को हम लोग फटाफट यहाँ पे आते हैं, इसको पहले हम यहाँ पे देखते थे and then we'll see the other things. So hi लेखराज, hi, good evening. All right. So हमने कल देखा था थोड़ा बहुत हिस्ट्री, हमने देखा था कि इन विट्रो आपका क्या होता है, कल्चर क्या होता है। हो चुका है इन विट्रो कल्चर आपका 1951 के अंदर, और सेल्स को आप ग्रो कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, राइट। हिस्ट्री हमने देखी थी रॉबर्ट, हाँ जी, हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमने, रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन हमने देखा था यहाँ पे, हमने एंटोन वॉन लीवनहुक का कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे देखा था, एंड रॉबर्ट ब्राउन, और उसके बाद हमने सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी शेल्डन एंड स्वाइन, उन्होंने क्या बोला था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो ये चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव जंप्ड इनटू द आइडिया ऑफ, लाइक हमने सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स देखे थे, और हमने ये जाना था कि जब शेल्डन एंड स्वाइन ने सेल थ्योरी दी थी वो टाइम पे उन्हें मालूम नहीं था कि सेल बनता कैसे है, राइट। एक सेल में से दूसरा सेल आ रहा है, ये बात उन्हें मालूम नहीं थी। ये बात पता चली थी हमारे रुडोल्फ वर्चॉय के कंट्रीब्यूशन के बाद। तो इन्होंने एक्चुअली बताया था कि यार सेल एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग सेल में से आ रहा है, और दिस इज समथिंग व्हिच बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद सेल थ्योरी को थोड़ा चेंज किया गया था, कुछ एडिशंस किए गए थे, एंड देन द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज फॉर्म। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। देन वी हैव मूव ऑन टू द डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक सेल। हमने एक बैक्टीरिया को उठाया, उस बैक्टीरिया को हमने समझा, और अभी हम देख रहे हैं उसमें कि क्या क्या चीजें आपको उसमें देखने के लिए आपको मिलेगी। एक चीज, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा, सो न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी एब्सेंट। उसके अलावा बैक्टीरियाज वोंट बी हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइट। आपका कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल ले लो, अभी हम बैक्टीरिया का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, दे वोंट बी हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ईआर, कुछ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे आए थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द डीएनए के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और जब हम डीएनए के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने देखा था कि यार आप लोगों ने बताया कि यार ये जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है जेनेटिक फैक्टर्स को। सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टोल्ड मी, राइट, जो काफी हद तक सही है, बिल्कुल सही है। और अगर हम इसे प्रिसाइसली देखेंगे तो डीएनए बेसिकली आपका बना रहा है आपका प्रोटीन, और वो प्रोटीन कहाँ से बन रहे हैं? प्रोटीन आर बीन फॉर्म फ्रॉम द जीन्स। आपके जो डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं ये आपका प्रोटीन बनाएंगे, राइट, एंड दैट प्रोटीन गवर्न्स द कंप्लीट बॉडी। बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी चीजें एक्चुअली हो रही है अभी यहाँ पे, दोज ऑल आर बीन रेगुलेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्रोटीन, या फिर वो एंजाइम के फॉर्म में है प्रोटीन, या फिर वो हार्मोन के फॉर्म में है, या वो एंटीबॉडी के फॉर्म में, लेकिन वो फिलहाल आपकी बॉडी में सारी एक्टिविटीज करा रहा है। सो प्रोटीन इज गोइंग टू बी सुपर एसेंशियल, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, प्रोटीन बनाने के लिए आपको लगता है यू नीड टू हैव जीन्स, और आपके पास है यहाँ पे यू हैव अराउंड लाइक 30,000 जीन्स इनसाइड योर डीएनए। बहुत बड़ा डीएनए है, और इसमें से सिर्फ 2% एरिया जो है आपका वो जीन्स कवर करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था कि प्रोटीन बनाने के लिए पहले आप बनाओगे यहाँ पे एमआरएनए, और उसके बाद आपके यहाँ पे बनेगा प्रोटीन। तो ये वाला हमने पार्ट यहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने बात किया था यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में। हमने बोला था कि इसके पास भी डीएनए होता है। दो डीएनए हमने याद रखने, एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, राइट, और एक होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको इवन कहा जाता है एज अ प्लाज्मेट। क्या प्लाज्मेट का नंबर ज्यादा होगा यहाँ पे या कम होगा? प्लाज्मेट का नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। दे कैन गो फ्रॉम लाइक 5, 4, 10 to 20, इनका नंबर हमेशा ज्यादा हो सकता है। क्रोमोसोमल डीएनए का नंबर हमेशा आपका रहेगा कम,
राइट, एक रहेगा, और अगर आपका बैक्टीरिया डिवाइड करने वाला है देन पॉसिबली तब 2 हो सकते हैं, और एल्स इट विल बी लाइक वेरी लेस इन नंबर। एक और चीज याद रखनी है आपको यहाँ पे कि आपके जो दोनों डीएनए हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब इसको डिवाइड करना होगा वो तब डिवाइड करेगा, सो ये डिवाइड करेगा इंडिपेंडेंटली और ये डिवाइड करेगा इंडिपेंडेंटली, दोनों को साथ में डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का तो वो अलग से करेगा, वो अलग से करेगा, सो दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपके प्लाज्मिड के अंदर लगे होते हैं कुछ जीन्स जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। और ये जो जीन होते हैं इनका काम होता है कि ये बैक्टीरिया को बचाए कोई भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से, राइट। ये बैक्टीरिया को बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से जो बैक्टीरिया के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, वहां से बचा सकते हैं मेरे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो होते हैं प्लाज्मिड के ऊपर। तो प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंस आपको हमेशा याद रखना है इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको याद रखना है इस टर्म के साथ कि वो एंटीबायोटिक से बचने के लिए उसके पास कुछ जीन होते हैं। अगर बैक्टीरिया गलती से चलते हुए कहीं आ गया जहां पे एंटीबायोटिक सोल्यूशन हुआ तो वो बच सकता है अगर उसके पास वो प्लाज्मिड के अंदर जीन लगे हुए हो तो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये हमने देखा था एंटीबायोटिक इज समथिंग व्हिच कैन किल द बैक्टीरिया, और उससे बचने के लिए यू हैव दिस प्लाज्मिड। ऑलराइट, अब मैं आपको पहले वो वाला चीज क्लियर कर देता हूं कि दैट व्हाई यू हैव सच अ लार्ज डीएनए एंड यू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया व्हिच कैन मेक अ प्रोटीन, राइट। मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ। अज्यूम कर लो यहाँ पे कि वो जो पूरी स्क्रीन है ये पूरा एक डीएनए है, आपका पूरा डीएनए जो है 2 मीटर का वो पूरा डीएनए है। और इमेजिन करो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर इतना पोर्शन जो है आपका, दिस स्मॉल पोर्शन इज अ पोर्शन जहां पे आपके सारे जीन्स लगे हुए हैं। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये समझो कि वो 2% वाला एरिया, दिस इज दैट 2% वाला एरिया जहां पे आपके सारे जीन्स हैं। और जो पूरा बाकी का जो एरिया यहाँ पे है वो आपका एरिया है जहां पे आपके कोई भी जीन्स लगे नहीं हुए, या दिस इज द एरिया इन विच यू विल गेट टू सी कि आपका कुछ मतलब जंक डीएनए है। तो इतना पूरा एरिया जो आपका यहाँ पे है समझो ये आपका वो एरिया जो कुछ बनाता नहीं है। अब एक बात याद रखना कि प्रोटीन तो आपका यहां से ही बनेगा, प्रोटीन जो भी बनना है आपका यहां से ही बनना है। बाकी जो आपका जो डीएनए है आपका पूरा वहां से प्रोटीन नहीं बन रहा, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ यहाँ पे। अब ये चीज को आप यहाँ पे समझो, जब भी आपका सेल डिवाइड करता है काफी लाइकली चांसेस है कि वो सेल डिवीजन होते समय आपके डीएनए में कोई एरर आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझना और सुनना, या सुनना और समझना। तो जब भी आपका यहाँ पे आपका डीएनए डिवाइड कर रहा होता है, जब भी आपका सेल डिवाइड कर रहा होता है तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन आप करते हो, और जब आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हो तो हो सकता है कि डीएनए में थोड़ा बहुत एरर आ जाए। अब काफी लाइकली चांस है कि जो एरर आएगा वो इस वाले एरिया में कहीं पे आ जाएगा। काफी लाइकली चांस है क्योंकि एक छोटा सा एरिया है जो जीन्स कवर करते हैं। जो भी नया एरर आ रहा है, जो भी आपका नया एरर आ रहा है या कोई भी अगर म्यूटेशन हो रहा है तो काफी लाइकली चांस है ना कि वो यहाँ पे हो सकता है। बात आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। यू हैव अ वेरी लार्ज एरिया ऑन इन द डीएनए, राइट। और अगर कोई वहां पे म्यूटेशन हो रहा है देन वेरी लाइकली चांस है कि जो म्यूटेशन होगा वहां पे वो किसी ऐसे एरिया में होगा जिसके अंदर जीन लगे ही नहीं हुए। अगर मेरा म्यूटेशन कहीं यहाँ पे हो रहा है, अगर समझ मेरा म्यूटेशन कहीं यहाँ पे हो रहा है तो उसका कोई इंपैक्ट होगा नहीं मेरे बॉडी के ऊपर क्योंकि वो एरिया कोई प्रोटीन बना नहीं रहा था। क्या ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे। Yes, sir. Yes, समझ sir. रहे हैं? सो डीएनए आपके पास इतना बड़ा डीएनए है तो अगर किसी दूसरे एरिया में अगर कोई म्यूटेशन होता है या कोई अगर एरर आता है तो आपके बॉडी को कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और उसकी वजह से होता क्या है, आप हमेशा रहते हो प्रोटेक्टेड। यू डोंट फाइंड म्यूटेशन वेरी कॉमन इन ह्यूमन बींग्स। अगर आप देखोगे तो म्यूटेशन आपको बहुत कॉमनली नहीं मिलता, इट्स अ रेयर इवेंट, इट्स अ रेयर इवेंट। और म्यूटेशन आपका तभी होता है, या अगर मैं कहूँ तो कोई डिफॉर्मिटी जो आपको दिखती है वो आपको तभी दिखेगी अगर आपका इस एरिया में कोई इंपैक्ट होता है, अगर इस एरिया में कोई आपका एरर होता है देन आएगी आपको प्रॉब्लम। देन आपका जो जीन होगा वहां पे जो जीन लगा हुआ होगा वो शायद काम नहीं करेगा या सही से प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर वैसा होता है देन यू विल हैव द इम्पैक्ट, देन यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद उसके इफेक्ट आपके बॉडी पे देखने के लिए मिल सकता है आपको इन अ फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जेनेटिक डिजीज हो जाती है। समझ रहे हो। सो याद रखना, और आपकी जो बॉडी है ह्यूमन और एनी अदर स्पीशीज आर सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ थिंग्स। यूवी रेज हो गई,
आपके लाइक पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स कई बार आपके फूड चेन में आ जाते हैं. सो कई सारी चीजें होती हैं जो आपके बॉडी में आती है एंड दे कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन डीएनए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन दैट एरिया जो कुछ कोड ही नहीं कर रहा, जो कुछ बना ही नहीं रहा. और अगर वो एरिया कुछ बना ही नहीं रहा और अगर उसके अंदर कोई एरर आता भी है तो कभी भी आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. उसके इफेक्ट आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे. इसलिए नेचर ने आपको इतना बड़ा डीएनए देके रखा हुआ है और उतने डीएनए के अंदर आपका सिर्फ 2% एरिया आपका जीन्स कवर करते हैं. सो इवन दो ये जो बाकी का एरिया है जिसे हम इवन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जिसे हम जंक डीएनए भी कहते हैं, वो हमारे लिए काम का है. दैट जंक डीएनए इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि म्यूटेशन अगर हो रहा है तो उनके ऊपर हो, और काफी अनलाइकली हो जाता है कि म्यूटेशन उस 2% वाले एरिया के अंदर होगा. क्या ये वाली बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे क्लास? ठीक है. तो ये मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपका लाइक व्हाई यू हैव सच अ लॉन्ग डीएनए, राइट, एंड यू हैव अ स्मॉल एरिया व्हिच मेक्स अ प्रोटीन, राइट. याद रखना, अगर प्रोटीन वाले एरिया में अगर कुछ हो रहा है देन इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन यू. देन यू विल हैव अ जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिजीज जिसको ट्रीट करना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट और एंड एट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. नाउ लेट्स, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यार प्लाज्मिड क्या होता है, वो हमने यहाँ पे समझ लिया, उसका काम क्या हमने यहाँ पे समझ लिया, प्लाज्मिड का काम. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे और उन्हें समझ लेंगे. सो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर से चालू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड. सो व्हाट आई डू ना, आई मेक समथिंग ओवर हियर. आपका जो बैक्टीरिया है, समझो इस बैक्टीरिया के पास है फ्लैजेला. अज्यूम कर लो इस बैक्टीरिया के पास है फ्लैजेला. फ्लैजेला का काम आप लोग जानते हो, इट विल बी हेल्पिंग फॉर द लोकोमोशन. Yes, sir. फ्लैजेला Yes, sir. है, ये हेल्प करेगा आपको लोकोमोशन के लिए. दिस इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब एक बात आपको याद रखनी है कि हर एक बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता. कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो उसका काम होता है लोकोमोशन. तो ये चीज आप सबको मालूम है. अब हम यहाँ पे कुछ और ऐड करते हैं. लेट्स अज्यूम आपके पास जो बैक्टीरिया है इसकी जो सरफेस है, सो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. सो बैक्टीरिया विल हैव समथिंग नोन एज just wait a minute, I'll switch on to the next slide. This bacteria is going to have something which is going to be called as your cell envelope. There's something known as a cell envelope. ये देखते हैं क्या होता है सेल वॉल, बेसिकली है क्या. तो आपको याद रखना है कि आपको जो बैक्टीरिया है उसके पास होगी सेल वॉल. योर बैक्टीरिया is always going to have something known as a cell wall. इसके पास सेल वॉल होगी. बट सिर्फ सेल वॉल नहीं होता बैक्टीरिया के पास, सेल वॉल के बाहर भी एक और चीज होती है, और जो सेल वॉल के बाहर जो एक और चीज होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स, ये सब टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे. तो आपके बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर भी आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने के लिए मिल रही है, एंड दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी ग्लाइकोकैलिक्स. तो ये उसकी आउटर लेयर होगी. और सेल वॉल के अंदर के साइड, on the inner side of the cell wall, you will have something known as a plasma membrane. You will have plasma membrane. इसको हम यहाँ पे देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल समझो ये आपका बैक्टीरिया है, समझो ये आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है और ये है इसकी सेल वॉल. ये जो ग्रीन वाली है ये इसकी सेल वॉल है. ठीक है. अंदर के साइड पे आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ऑन द इनर साइड आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर. ऑन द इनर साइड you will be having the yellow one is going to be a plasma membrane. ये दो तो आपकी हर एक बैक्टीरिया में आपको मिलना ही है. दिस इज समथिंग यू विल ऑलवेज गेट टू सी इन द बैक्टीरिया. यू विल हैव द आउटर में आपको मिलेगा आपका सेल वॉल ग्रीन वन, एंड दिस येलो वन इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका इनर साइड पे होगा. और इसके अलावा आपको सेल वॉल के बाहर के साइड, सेल वॉल के बाहर के साइड भी आपको एक लेयर मिल सकती है, एंड दैट लेयर आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ ग्लाइकोकैलिक्स. जो पर्पल में जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दैट इज समथिंग which will be called as your glycocalyx. ये मेरी यहाँ पे रहेगी क्लियर. अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा, याद रखना है आपको कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी होगी, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्लाइकोकैलिक्स ओवर हियर, राइट.
आपकी जो ग्रीन वाली है वो है आपकी यहाँ पे सेल वॉल, और जो येलो वाला जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है दैट इज द इनर मोस्ट, दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहले आपको तीन चीज समझनी, इन तीनों को हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर सेल एनवलप। तो बैक्टीरिया या कोई प्रोकैरियोटिक सेल में अगर बात की जाती है, अभी हम बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे सेल एनवलप मुझे दिख रहा है, दैट मींस यू विल हैव दिस थ्री थिंग्स, राइट। और मैंने आपको जैसे अभी अभी बताया, जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स हो, कई बार उसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं भी होता, राइट। हर एक बैक्टीरिया के पास ये होना जरूरी नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि ये होता है काफी के अंदर। नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा इस सेल एनवलप के अंदर, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो विल स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट थिंग। आउटर मोस्ट थिंग यहाँ पे क्या है हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने, लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट, आपने कभी भिंडी काटी है खुद से? तो कह रहे नो, ये सब काम नहीं करते हैं। ग्रेट। सो अगर आपने भिंडी को कभी काटा है तो पता है उसमें से कुछ चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है, नोटिस किया कभी? हाँ, तो उस चिपचिपे सब्सटेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं म्यूसिलेज। That चिपचिपा substance is called as a mucilage, right? So glycocalyx is nothing but a mucilage covering. It's a mucilage covering made up of polysaccharide. Polysaccharide. अब पॉलीसेकेराइड बता देता हूं आपको ये क्या है। ये बेसिकली आपका एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है, राइट। जैसे आपका सेल्यूलोज होता है, जैसे आपका ग्लाइकोजन होता है, वैसे एक यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है जिसका हम नाम यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपको याद रखना इट्स अ पॉलीसेकेराइड। So it's a mucilage covering of polysaccharide. So याद रखना it's a mucilage covering of polysaccharide. So जैसे आपकी एक स्लाइमी कवरिंग होती है आपको जो भिंडी के अंदर जो आपको म्यूसिलेज मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी अ पॉलीसैकेराइड। अब ये जो लेयर है, ये जो म्यूसिलेज की जो लेयर है, ये थिक हो सकती है, थिन हो सकती है। याद रखना ये जो म्यूसिलेज की लेयर है, इधर दिस कैन बी वेरी थिक, इट कैन बी वेरी थिक, सो यू कैन हैव अ वेरी थिक म्यूसिलेज कवरिंग, और इट कैन बी थिन। अगर मेरी म्यूसिलेज की कवरिंग काफी थिक है, थोड़ी सी अगर हार्ड है, थिक है, देन मैं कहता हूं कि मेरा जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैप्सूल टाइप का है। देन आई विल से कि जो मेरा ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैप्सूल टाइप का है। यू कॉल्ड एज अ कैप्सूल टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वो होता है थिक, क्या करना है, इफ यू हैव अ थिक म्यूसिलेज कवरिंग देन प्लीज रिमूव दिस थिंग। अगर थिक है देन मैं बोलूंगा कि यार ये तो कैप्सूल टाइप का इसका ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर मेरा म्यूसिलेज कवरिंग होता है थिन, इफ आई हैव अ थिन म्यूसिलेज कवरिंग, मतलब अगर पतला सा होता है, इफ आई हैव अ थिन म्यूसिलेज कवरिंग, इफ आई हैव अ थिन म्यूसिलेज कवरिंग, देन उसे मैं बोलूंगा कि यार ये तो जो मेरा ग्लाइकोकैलिक्स है वो है मेरा स्लाइम टाइप का, SLIME, स्लाइम टाइप का। तो यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने हैं कि यार ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, इधर इट कैन बी कैप्सूल टाइप और इट कैन बी स्लाइम टाइप। ये आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। कैप्सूल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, कैप्सूल में यू विल गेट टू सी दैट इट इज गोइंग टू बी हार्ड, थोड़ा थिक होगा म्यूसिलेज कवरिंग, और स्लाइम में क्या होगा, काफी एक ही लेयर होगी शायद म्यूसिलेज की और वो काफी थिन होगी, राइट। सो दैट इज दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कैप्सूल और स्लाइम क्या होता है। अगली बार आपके सामने टर्म आता है ना बैक्टीरिया को एसोसिएट करते हुए कैप्सूल और स्लाइम, तो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये लोग ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं। The very first thing which should come in your head to all of you is going to be यार ये लोग बात कर रहे हैं मेरे ग्लाइकोकैलिक्स की। That is the first thing आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ग्लाइकोकैलिक्स ये लोग बात कर रहे हैं, राइट। अगर कैप्सूल लगा हुआ है ना, अगर कैप्सूल वाला है तो याद रखना कि यार ये जो बैक्टीरिया है ये थोड़ा स्ट्रांग होगा, ये इवन कई बार लाइक अपने आप को बचा सकता है हार्श कंडीशन से, राइट। जो कैप्सूल वाले जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, दे आर द वन दे कैन सर्वाइव इन सम ऑफ द हार्श कंडीशंस, राइट। स्लैम वाले के अंदर ये एडवांटेज उन्हें नहीं मिलता। Okay, they might not have the, like because it's a very thin layer, they might not have a additional advantage. तो अगर दोनों में देखा जाए, अगर मैं कोई मुझे पूछे कि यार इन दोनों में से फायदेमंद ज्यादा क्या होता है, तो होता है कैप्सूल वाला, इट्स गोइंग टू बी मच मोर एडवांटेजेस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, यू कैन हैव अ कैप्सूल, यू कैन हैव अ स्लाइम, एंड यू कैन हैव अ कंडीशन। हो सकता है कि तुम्हें अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एक बैक्टीरिया दिखे जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही कैप्सूल है ना स्लाइम है,
यू कैन हैव सम बैक्टीरिया विच वोंट हैव अ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि यार बैक्टीरिया रह कहाँ पे रहा है। शायद बैक्टीरिया ऐसी जगह पे रह रहा होगा जहां पे उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, शायद बैक्टीरिया ऐसी जगह पे रह रहा होगा जहां पे हमेशा उसको कैप्सूल की जरूरत पड़ती हो। सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर द बैक्टीरिया इज लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन हैव दिस थिंग। तो ये होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, और याद रखना इट इज नथिंग बट अ म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड। सो ये चीज आपको याद रखनी, दैट योर ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ योर पॉलीसेकेराइड। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे Yes, जो मेरा sir. लेयर आएगा वो मेरा यहाँ पे होगा सेल वॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो मेरा यहाँ पे लेयर आता है, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल। Cell wall. प्लांट सेल में सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, कोई बताना चाहेगा? प्लांट सेल में Cellulose. बना हुआ होता है। एनिमल सेल में किससे बना हुआ होता है सेल वॉल? Sir, animal में नहीं. Cell wall होता ही है. Absent. ऑलराइट, अगर आप कह रहे हो तो नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, मान लिया। ऑलराइट, लेट्स से व्हाट विल बी सीन इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जब सेल वॉल की बात है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब भी तुम बात करोगे ना बैक्टीरिया सेल वॉल की, या तुम्हें कोई पूछता है, कोई भी तुम ऐसे समझो रोड पे जाते हो पूछ रहा है कि यार बेटा बता दो बैक्टीरिया सेल वॉल किससे बना हुआ होता है। हाँ जी बोलिए, समझ आया क्वेश्चन। Peptidoglycan. That is the first thing you are going to say. कोई तुम्हें अगर पूछता है ना कभी भी क्या सेल वॉल बैक्टीरिया किससे बना हुआ होता है, आपने सबसे पहली चीज यहाँ पे बोलनी है पेप्टियोग्लाइकन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर, व्हाई नो सर? नो सर क्यों? That's the first thing you have to say, that your cell wall is going to be made up of peptidoglycan, right? अच्छा याद रखना, cell wall is going to be protective in function, right? It is the outer layer. अगर मैं इस कई बार ये आउटर मोस्ट शायद ना हो बिकॉज ग्लाइकोकैलिक्स है ना, so it is going to be a protective layer for the bacteria. It is going to be a protective layer for bacteria, right? और जब हम बोलते हैं सेल वॉल तो पहली चीज आप बोल सकते हो कि यार सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टियोग्लाइकन्स। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि यार पेप्टियोग्लाइकन्स मतलब एक सिंपल तरीके से है क्या। पेप्टियोग्लाइकन्स मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस शुगर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, एक बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपका प्रोटीन है प्लस शुगर मॉलिक्यूल अटैच है। ये शुगर और प्रोटीन मॉलिक्यूल जब यहाँ पे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, सो यू बेसिकली गेट टू हैव पेप्टियोग्लाइकन। ये मैंने आपको ओवर सिंप्लीफाई करके बताया है, जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा आप और इसे समझ पाएंगे। सो अपेरेंटली याद रखना दैट पेप्टियोग्लाइकन्स विल बी हैविंग प्रोटीन प्लस शुगर मॉलिक्यूल विल बी देयर। इसलिए देखो पेप्टियो का मतलब ही होता है प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब शुगर वाला पार्ट। सो ग्लाइकन मतलब शुगर वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, एंड पेप्टियो मतलब आपका प्रोटीन वाला पार्ट है। सो दैट्स अ पेप्टियोग्लाइकन। अब आपको देखना ये है कि ये जो पेप्टियोग्लाइकन है, अभी एक और चीज में हम लोग ऐड करते हैं, इसके होते टाइप्स। यू हैव सम टाइप ऑफ पेप्टियोग्लाइकन व्हिच यू फाइंड इन द सेल वॉल। उसका नाम है यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन MINE। याद रखना इट इज वन टाइप ऑफ पेप्टियोग्लाइकन। एन एसिटाइल, एन के बाद ऐसे माइनस का साइन लगा दो, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो एक आपको ये नाम याद रखना है, एक ये होता है, और एक होता है आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये हो गया एक और नाम। सो यू हैव टू नेम्स हो रहे, यू हैव एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और दूसरा नाम है आपका यहाँ पे एन एसिटाइल, वाई के बाद यहाँ पे एल आएगा, एन एसिटाइल MURAMIC म्यूरामिक एसिड। ये दो नाम। हाँ जी बोलिए सर ये नाम किसका है? ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टियोग्लाइकन्स। ये जो दो हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टियोग्लाइकन्स, और यही वो पेप्टियोग्लाइकन्स है जो आपको सेल वॉल में मिलते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि सेल वॉल में होते हैं पेप्टियोग्लाइकन्स, लेकिन उनके नाम भी होते हैं, और वो जो दो नाम है वो ये है, एक है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और दूसरा है आपका यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड MURAMIC एसिड। तो ये दो नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ये कई बार क्या होता है वो लोग स्टेटमेंट में यही नाम डालते हैं, कि दिस इज एनिमल एंड दिस हैज दिस काइंड ऑफ पेप्टियोग्लाइकन्स इन द वॉल। तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि अगर ये नाम आ रहे तो वो लोग बात करें बैक्टीरिया की, दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द बैक्टीरिया। सो प्लीज नोट दिस थिंग, ये दो नाम बड़े एसेंशियल है, ये आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे।
एन, सब लोग जोर से बोलेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, पहले ये बोलो। N एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, राइट, ये दो नाम मुरामिक एसिड, राइट। अच्छा, वन मोर थिंग जस्ट वांट टू टेल यू अगेन, अगर आपने दो डिवाइस से ज्वाइन किया देन प्लीज क्लोज द ऑडियो ऑफ दैट अनदर डिवाइस और एल्स इट विल गेट इकोड अगेन एंड अगेन, ठीक है? ऑलराइट, सो ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? अब हम यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। अब बैक्टीरिया में क्या होता है ना बेटा, बैक्टीरिया के अंदर बात ये होती है कि बैक्टीरिया को हम लोग दो टीम में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ये चीज समझ लेते हैं ये है क्या बेसिकली। So you have something known as a gram positive bacteria, gram negative. and you have a gram negative bacteria. Gram negative. And you have a gram negative bacteria. अब देखते यार इसमें है क्या, बेसिकली ये है क्या। अब देखो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मैं आपके पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1000 बैक्टीरिया आपको दे देता हूँ कि यार ये लो बैक्टीरिया, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि पता करो कि यार ये ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव है। तो जो प्रोसीजर है वो हम बाद में करेंगे कि वो करा कैसे जाता है, लेकिन समझो इसमें होता क्या है। अगर मैं आपको 1000 बैक्टीरिया आपके सामने दे रहा हूं ना, आप उसके अंदर कुछ कलर डालोगे, मैं अभी टर्म कलर यूज कर रहा हूँ, बेसिकली उन्हें स्टेन बोलते हैं। आप उसके अंदर कुछ कलर डालोगे और कुछ बैक्टीरिया उस कलर को गेन करेंगे और कुछ बैक्टीरिया उस कलर को गेन नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप सारे बैक्टीरिया को लेते हो, 1000 बैक्टीरिया को आपने इकट्ठा कर लिया आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर या डिश के अंदर, पेट्री डिश के अंदर, और आपने अपना स्टेन डाला। अब स्टेन डालने के बाद 10 मिनट के लिए कहीं कॉफी पीने चले जाओ, वापस आओ और उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व करो। अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया के अंदर कलर आपको मिलेगा पर्पल कलर, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको कलर नहीं मिलेगा, सो दे विल बी पिंकिश इन कलर। ये होता है आपका ग्राम स्टेनिंग। और इसमें होता क्या है, जिनके पास कलर मिल रहा है दे विल बी कॉल्ड एज माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन पे आपको कलर नहीं मिल रहा दे विल बी कॉल्ड एज माय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो मेरे यहाँ पे होंगे, सो जो मेरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, इनमें आपको पर्पल कलर दिख जाएगा, इनमें आपको पर्पल कलर देखने को मिल जाएगा, राइट? इसमें आपको मिलेगा इधर नो कलर या फिर आपको पिंक कलर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वो पिंक कलर भी इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग उसके ऊपर कुछ डालते हैं, वो मैं बात बताता हूँ आपको। और यू कैन सी पिंक कलर आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो पहले तो आप दिमाग में ये बिठा लो कि जो दो कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की वो ये होती है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कलर मिल जाता है, उनके अंदर कुछ अगर स्टेन डाले तो वो लोग गेन कर लेते उस कलर को, और ग्राम नेगेटिव वाला गेन नहीं कर पाता कलर को, तो उसके अंदर आपको कलर नहीं मिलता या फिर वो पिंक कलर के दिखते हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे इफ आई हैव टू शो यू दिस, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी, आप यहाँ पे काफी क्लियरली दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? पर्पल वाले हैं वो मेरे बैक्टीरिया, और ये पिंक वाले आप हो गए ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हो गए। ऐसे आपको दिख जाना है, यस सर, बिना कोई तकलीफ के ऐसे आपको दिख जाना है अगर आप इसको सही से रन करते हो तो। प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम बैक्टीरिया पूरा कर लेंगे। अभी आप ये जानो कि ये करा जाता है कि आप एक कलर डालते हो और ऐसे कलर डेवलप होता है, राइट? तो ये पहली चीज आपने यहाँ पे जान ली। अब हम क्या करेंगे, इनमें फर्क क्या आता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वापस इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पॉजिटिव में और नेगेटिव बैक्टीरिया में फर्क होता क्या है। तो विल सी दैट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। पहली चीज, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल is single layered, is going to be single layered। एक ही लेयर होती है यहाँ पे सेल वॉल की, बट ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लेयर होती है सेल वॉल की। याद रखना, इनके पास एक अलग ही इनका इवोल्यूशन ने इनको एडवांटेज देख के रखा हुआ है, और एडवांटेज ये है कि इनके पास होती है 2 लेयर सेल वॉल की। सो दे विल हैव अ सेल वॉल, they will have a cell wall but of 2 layer। so 2 layer cell wall will be seen in the gram negative बैक्टीरिया। ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला और सबसे वेल डिफाइंड पॉइंट कि एक के अंदर ये सिंगल लेयर, दूसरे के अंदर 2 लेयर है, राइट? उन 2 लेयर को भी ये लोग ऐसे नाम दे दिया हुआ इन लोगों ने। एक को इसे ये लोग बोलते हैं आउटर लेयर, यू कॉल देम एज आउटर लेयर, एक होगी, और दूसरी आपकी यहाँ पे होगी आपकी इनर लेयर। सो दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो।
दैट्स वन थिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे ये है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा इसके अंदर जो आपका पेप्टोग्लाइकन होगा वो अराउंड 70 to 80% आपको मिलेगा पेप्टोग्लाइकन। तो याद रखना 70 से लेके 80% आपको मिलेगा देखने के लिए इसके अंदर पेप्टोग्लाइकन। सो पेप्टोग्लाइकन जो आपके यहाँ पे होते हैं वो 70 to 80% इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो मेरा ग्राम नेगेटिव होगा इसमें इतने नहीं होते हैं, इसमें आपको अराउंड 20 to 30% आपको पेप्टोग्लाइकन मिलेगा। 20 to 30% आपको पेप्टोग्लाइकन मिल रहा है, ठीक है। सो पेप्टोग्लाइकन इन द ग्राम नेगेटिव इज गोइंग टू बी लाइक लेस, क्वाइट लेस विल बी सीन ओवर देयर। तो पहले तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि यार एक में आपको पेप्टोग्लाइकन बहुत ज्यादा मिल रहा है, एक में आपको काफी कम मिल रहा है, राइट। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास होगा लिपिड कंटेंट बहुत कम। देखो याद रखना आपका जो सेल वॉल होता है ना उसके अंदर लिपिड भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपकी जो सेल वॉल रहेगी ना, पेप्टोग्लाइकन तो होता ही है सेल वॉल के अंदर, बट उसके साथ साथ द सेल वॉल विल आल्सो हैव लिपिड्स, इट विल आल्सो हैव लिपिड्स एंड सम प्रोटीन। लिपिड भी होगा वहां पे और कुछ प्रोटीन भी वहां पे लगे हुए होंगे, ये भी आपको सेल वॉल में मिल जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज आल्सो समथिंग आई विल फाइंड इन द सेल वॉल, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको लिपिड कंटेंट मिलेगा बहुत कम, मतलब आई वुड से लेस देन 5%, राइट। और मैं इतना लिखूंगा वेरी लिटिल, सो आई विल जस्ट राइट लिटिल लिपिड कंटेंट और लिटिल अमाउंट ऑफ लिपिड प्रेजेंट। बहुत कम होता है बेटा, बहुत कम लिपिड होता है इसके अंदर, राइट। ऑन द अदर हैंड आपका जो ग्राम नेगेटिव है उसके पास होगा अराउंड 20 to 30% लिपिड। इसके पास जो लिपिड कंटेंट आपको मिलेगा वो आपका रहेगा अराउंड 20 to 30% लिपिड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो लिपिड ग्राम नेगेटिव के पास थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, इसके पास रहेगा यहाँ पे कम। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर वेरी क्लियरली। पहले एक बार फिर देखो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेल वॉल सिंगल लेयर्ड है, राइट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिंगल लेयर वहां पे सेल वॉल है उसकी। पेप्टोग्लाइकन काफी ज्यादा है, 70 to 80% पेप्टोग्लाइकन आपको वहां पे मिल जाए। लिपिड कंटेंट उसका रहेगा वहां पे कम, लिपिड कंटेंट जो रहेगा वो यहाँ पे कम रहेगा ग्राम पॉजिटिव के पास। नेगेटिव के पास पहली चीज 2 लेयर है उनके पास, सबसे बड़ी एडवांटेज इवोल्यूशन ने दिया हुआ है कि उनके पास है 2 लेयर। उसके बाद 20 to 30% रहेगा उसके पास पेप्टोग्लाइकन। पेप्टोग्लाइकन है लेकिन इतना नहीं है, कम है, लेकिन लिपिड काफी है। कंपेयर करोगे अगर तुम पॉजिटिव वाले के साथ तो नेगेटिव वाले के पास लिपिड का कंटेंट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि पहले तो आप ये 3 पॉइंट्स को आप समझे और यहाँ पे आ रहे कि ये चीजें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर कितनी लेयर मुझे मिलती है देखने के लिए सेल वॉल की? ऑलवेज single layer outer and inner, right? And you will find the amount of lipid content is higher in the gram negative. ग्राम पॉजिटिव में इतना लिपिड आपको नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा कम। हाँ, लेकिन पेप्टोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में रहेगा ज्यादा, ग्राम नेगेटिव में रहेगा यहाँ पे आपका कम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सेपरेट करती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया से। ये एक तो चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ट्राई टू शो दिस पिक्चर एंड ये पिक्चर आपको याद नहीं रखनी, जैसे आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको देख रखी हुई है। तो इसमें आपको एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है कि देखो यार यहाँ पे पेप्टोग्लाइकन काफी ज्यादा दिख रहा है। पेप्टोग्लाइकन यहाँ पे काफी अच्छे क्वांटिटी में आपको यहाँ पे दिख रहा है विजिबली। यहाँ पे जो पेप्टोग्लाइकन है वो आपको कम दिख रहा है। यू कैन सी द पेप्टोग्लाइकन ओवर हियर इज गोइंग टू बी क्वाइट लेस, राइट। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। अच्छा यस कह रहे थे, अच्छा आई वाज लाइक एनीवन हैज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काफी ज्यादा है, यहाँ पे आपका काफी कम है। यहाँ पे आपका कोई आउटर इनर लेयर है नहीं, यहाँ पे आपकी वेल डिफाइंड एक आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, राइट, एंड देन यू हैव द इनर मेम्ब्रेन ऑन दिस साइड। ये जो आपकी जो ये पेप्टोग्लाइकन वाली जो यहाँ पे लेयर है ये आपकी हो जाती है आपके यहाँ पे, दिस बिकम्स माय इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, राइट। जो नीचे वाला पार्ट है ना बेटा वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अलग होता है, ये सेल वॉल से कनेक्ट, ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इट इज अ, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है दैट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको तुम इग्नोर करो फिलहाल। ये तो सेम ही रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में सेम ही रहना है,
हमारे में बैक्टीरिया में इसमें कोई ज्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं. सो दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम इन बोथ ऑफ अस. उसको इग्नोर करो. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या देखना है यहाँ पे कि ये दो चीजें तो आपको यहाँ पे लाइक काफी क्लियरली नेकेड आई से आपको दिख रही है. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं टिकोइक एसिड. यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूं ऊपर. नोन एज योर टिकोइक एसिड. एसिड. नाउ दिस एसिड इज समथिंग जो मुझे मिलेगा इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल हैव दिस टिकोइक एसिड. ये आपको एब्सेंट मिलता है इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लो. दिस इज समथिंग यू विल फाइंडिंग इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज समथिंग यू डोंट गेट टू सी. यहाँ पे कुछ नहीं है. अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ, बट यहाँ पे एक छोटी सी रस्सी जैसा कुछ लगा हुआ है. दैट्स माय टिकोइक एसिड जो आपको इसमें मिलेगा, बट यू डोंट गेट टू सी इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज नो टिकोइक एसिड. सो एक ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. दिस इज वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द थिंग इज, जब मैं कह रहा हूँ रिमेंबर करने के लिए, आई जस्ट वांट यू टू नो कि यार ये डिफरेंस कैसा है इसके अंदर. दोनों सेल वॉल में डिफरेंस क्या है वो तुम्हें यहाँ पे समझना है. दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट कि इसमें फर्क क्या आ रहा है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिपिड का ज्यादा कंटेंट कहाँ मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर, कहाँ मिलेगा आपको? ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. विल हैव अ हैमर ऑफ लिपिड. कितना लिपिड कंटेंट मुझे मिल जाएगा वहां पे? 20% मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. राइट. पेप्टियोग्लाइकन का कितना कंटेंट मुझे मिलेगा ग्राम नेगेटिव के अंदर? 20 to 30%. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग. 20 to 30% मुझे वहां पे उसका कंटेंट मिलेगा. ठीक है. और बाकी मुझे ज्यादा मिलता है, मुझे ग्राम पॉजिटिव के अंदर मिलता है. सो इतना आपको याद रखना है अबाउट द सेल वॉल. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द सेल वॉल. अगर आपको इतनी चीजें आप याद रख पा रहे हो, आई डोंट थिंक आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिस होगा बेस्ड ऑन द सेल वॉल इन द बैक्टीरिया. सो सेल वॉल रिलेटेड बैक्टीरिया के अंदर अगर कभी क्वेश्चन आता है, यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी टू आंसर दैट. तो ये कंटेंट आपको इतना याद रखना है. और इसके बाद एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि चलो ये तो आपने देखा कि आपकी होगी सेल वॉल. तो हमने देख लिया ग्लाइकोकैलिक्स, हमने देख लिया सेल वॉल. अब जो तीसरी चीज जो हम यहाँ पे आएगी, तीसरी चीज करने के पहले प्लीज इनको भूलना मत. एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल मिरामिक एसिड. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आपने कॉकरोच वाला चैप्टर पढ़ लिया स्कूल में? कॉकरोच वाला चैप्टर Yes, sir. कॉकरोच के ऊपर काइटिन होता है नहीं होता? काइटिन होता है कि नहीं होता कॉकरोच के ऊपर? होता है. राइट राइट, होता है वो. इट इज एग्जाम्पल ऑफ, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई पेप्टोग्लाइकन. इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ पेप्टोग्लाइकन. और उसके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए योर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. उसको भी अगर तुम थोड़ा ध्यान से कहीं पे उसके बारे में पढ़ लोगे ना तो पता चलेगा इट ऑल्सो इज गोइंग टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ठीक है. तो आप ऑलरेडी एक बार ऐसे इंसेक्ट को पढ़ चुके हो जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है और वापस इसे देख रहे हो. तो प्लीज याद रखना इसे. ये दो टर्म्स को याद रखना, प्लीज भूल मत जाना. Okay, so this is going to be your cell wall, and now what we'll do, we'll move into your something known as your plasma membrane. अब plasma membrane को हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं करने वाले, क्योंकि पहले लिख देता हूं मैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे है, इसको हम जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट याद रखना, आफ्टर सेल वॉल यू विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए. एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉस्फोलिपिड बायलेयर. इतना तो आई थिंक आप लोग भी जानते ही हैं. फॉस्फोलिपिड बायलेयर ये होगी. और क्या इसमें प्रोटीन लगा हुआ होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? सर होगा. यस, प्रोटीन विल बी प्रेजेंट. तो हमें देखना ही होगा कि ये प्रोटीन करता क्या है, क्यों है प्रेजेंट. ऑल दोस थिंग्स विल सी, बट विल सी व्हेन वी विल स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटली. सो अपैरेंटली आपको याद ही रखना है कि आपकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर सेल वॉल, एंड दिस बिकम्स अ थर्ड लेयर ऑफ द सेल एनवेलप. ठीक है. तो सेल एनवेलप आपका चालू होता है विद ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, एंड देन यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. यस सर. समझ आ रही है? अगर कोई चाहता है कि यार कोई चीज रिपीट हो जाए तो प्लीज बता दो कि सर यार रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा. बता दो, बोल दो. इफ देयर समथिंग सर, में फॉस्फोलिपिड बायलेयर और प्रोटीन साथ में क्या था?
हाँ, दो चीजें थी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन, ये दो चीजें उसके अंदर रहती है। और भी चीजें होती है, लेकिन हम जब वो सेपरेटली पढ़ेंगे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तब उसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है। यस सर। सर जो आपने एसिड बताए थे वो किस में वर्क होते हैं? हाँ, वो जो हाँ जी, वो जो एसिड थे ना, हाँ जी सुनो, वो जो एसिड थे वो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि उसका रोल क्या होता है, तो बेसिकली दे एक्चुअली help to attach with the antigen. Now this is the part which apparently you might not be able to understand, so we'll discuss that later, right? तो इसके जो एग्जैक्ट रोल होता है ना, वो आपका किस तरीके से काम आएगा, we'll see that in the later part. ठीक है, because that antigen वाला part अभी फिलहाल it will become slightly confusing for you, but we'll discuss that. ठीक है, in the later part we'll tell you कि इसका रोल किस तरीके से ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है, ठीक है, in binding with the antigen. Okay, so what फिलहाल याद रखो that this is something I'll be finding in the cell wall of the bacteria. Okay, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, we have seen all those things. हमें बस एक चीज यहाँ पे और देखनी है। हमें मालूम है कि सेल वॉल होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट? सो इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी सेमी परमिएबल, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और आई वुड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा आपकी रहती है सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी रहती है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो काम के होते हैं उन्हें वो अंदर आने देगी, और जो चीजें काम की नहीं होगी उन्हें वो बाहर ही रखेगी। तो याद रखना, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका काम ही होता है कि ध्यान रखना कि किसको आप अंदर ले और किसको आप अंदर नहीं लेना चाहते हैं। अब कोई टॉक्सिक कंपोनेंट बाहर है, अगर वो टॉक्सिक कंपोनेंट बाहर है तो आप उसे अंदर लेना ही नहीं चाहते, राइट? यू डोंट वांट टू टेक इनसाइड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अंदर नहीं लेने देगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल, यहाँ पे होता क्या है ना, कई सारे आपके जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं उनका काम ही होता है कि वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कई सारे एंटीबायोटिक्स जो आपके बनाए जाते हैं ना, उनका काम होता है कि वो जाके बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को ही ब्रेक कर दें। एक बार आपने ये मेम्ब्रेन ही आपने ब्रेक कर दी, फिर कौन रेगुलेट कर रहा है क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है? समझ लो मेरी बात को। यू विल फाइंड a large amount of protein getting inside, bacteria won't be able to do its metabolic pathway। ऐसा समझो घर में पूरा पानी आ गया, it will die ultimately। तो एक कई बार ऐसे होता है एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक क्या करते हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये मुझे बताओ, डीएनए में से क्या बनता है? आरएनए। राइट, वेरी गुड, एमआरएनए। एंड देन उसके बाद आपको बनता है प्रोटीन। सो प्रोटीन। ठीक है, कई बार क्या होता है मालूम है, आपके एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो इस स्टेप को आके रोक देते हैं। योर एंटीबायोटिक्स विल कम, योर एंटीबायोटिक्स आपके आएंगे दौड़ के, और आने के बाद उन्होंने ये स्टेप को आगे बढ़ने नहीं देते। सो दे डोंट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। वो एमआरएनए को बनने ही नहीं देते। दे विल कम एंड स्टॉप दिस प्रोसेस। दे डोंट अलाउ द एमआरएनए टू बी फॉर्म। अब सिंपल सी बात है, तुमने अगर यहाँ पे पाथवे को रोक दिया, अगर तुमने इसको ही बनने नहीं दिया यहाँ पे, देन प्रोटीन तो तुम्हारा बनने से रहा, राइट? पता चला बीच में प्रोटीन तो बनने से रहा। अगर आपका प्रोटीन बन ही नहीं रहा, और समझो वो एसेंशियल प्रोटीन है, वो ऐसा प्रोटीन है जो बैक्टीरिया को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो बैक्टीरिया तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। सो दैट्स हाउ योर एंटीबायोटिक्स वर्क। अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स टारगेट दिस एसेंशियल पाथवे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। कई सारे एंटीबायोटिक्स आपके जो पाथवे है ना, इसको ही टारगेट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो प्रोटीन ना बने, और वो प्रोटीन होता है एसेंशियल, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड दैट बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू सर्वाइव। यही चीज जब आप अपना ग्रेजुएशन करोगे, और इफ लेट्स अज्यूम कि आप लोग फर्दर स्टडीज के लिए अगर आप और परस्यू करते हो, देन आप ये सब करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग, ये कैसे किया जाता है। पीपल स्पेंड 5 to 6 years अंडरस्टैंडिंग अ पाथवे, और कैसे उसे ब्लॉक किया जा सके। समझ रहे हो, एक पाथवे समझते वो लोग, एंड दे आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्लॉक दैट पाथवे। अब तुम सोचोगे यार ये काम का कुछ फायदा है क्या? ये काम का बहुत ज्यादा फायदा है। दिस सच काइंड ऑफ वर्क एक्चुअली हेल्प इन बिल्डिंग ड्रग्स, और इन ड्रग्स को यूज करके यू कैन एक्चुअली इरेडिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस एंड कंडीशंस। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द पाथवे, और समझना कि कौन सा एसेंशियल प्रोटीन है, देन ये समझना कि उस प्रोटीन को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, और जब मैं कुछ ऐसा ड्रग बना रहा हूँ, उस ड्रग को आपकी बॉडी को हार्म नहीं करना, आपके बॉडी के पाथवे को रोकना नहीं है, इट हैज टू टारगेट द बैक्टीरियाज पाथवे। सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू डू, एंड इट टेक्स लाइक अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट्स बाय all the people who work in the lab.
सो या दैट इज वन ऑफ द थिंग. सो ये है आपका सिलेक्टिवली परमिएबल आपका मेम्ब्रेन. और याद रखना ये करता क्या है, इट विल अलाउ सर्टेन थिंग्स टू कम इनसाइड, सर्टेन थिंग्स टू गो आउटसाइड. ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट विल डू, विल क्विकली सी द रोल ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. इसका रोल फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लाइकोकैलिक्स, उसका रोल फटाफट आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. सो ग्लाइकोकैलिक्स जो आपका यहाँ पे है, जस्ट वेट अ मिनट, मेरा ये या इट इज ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग. ऑलराइट, ग्लाइकोकैलिक्स जो आपका यहाँ पे है, ये इसका रोल क्या होता है, तो एक दो चीजें बताता हूँ. इट हेल्प्स इन एडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू द सरफेस, टू द सरफेस. तो समझो आपका बैक्टीरिया कहीं जमीन पे या पानी के अंदर रॉक पे चिपका हुआ है, तो उसे चिपकने के लिए वो कई बार हेल्प करता है, राइट. एडर करने के लिए, अटैच करने के लिए वो हेल्प करता है. सो बैक्टीरिया को अगर समझो किसी रिवर में वो पत्थर पे पकड़ के बैठा हुआ है पत्थर को, तो उसके लिए वो कई बार आपका ग्लाइकोकैलिक्स आपका हेल्प कर देता है. उसके बाद कई बार क्या होता है पता है, आपके बैक्टीरिया की लेयर दांतों में बन जाती है. अगर आपका ओरल हाइजीन क्लीन नहीं है, देन कई बार आपके बैक्टीरिया की लेयर दांतों पे चिपक जाती है, तो वो भी चिपकने के लिए वो लोग इसे यूज करते हैं. दे यूज दिस, they use glycocalyx to hold on to your teeth. ठीक है, so that is something which happens, adherence के लिए काम होता है इनका. Then it also like avoids desiccation of bacteria. Yes, it avoids desiccation of bacteria. डेसिकेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया कई बार क्या होता है ना, कि उसको एक मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है. अगर उसे वो नहीं मिला, देन वो ड्राई अप हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. तो वो ड्राई अप नहीं होता क्योंकि उसके पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स. सो डेसिकेशन मतलब एकदम आपका सूख ना जाना, राइट. सो बैक्टीरिया डज नॉट अंडरगो डेसिकेशन, या बिकॉज ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वो अपने आप को बचा पाता है ऐसी कंडीशन से जहां पे वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसकी डेथ हो जाए. सो अवॉइड्स द डेसिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया. सो दैट्स द सेकंड थिंग यू हैव टू नो, ये ग्लाइकोकैलिक्स आपका कर सकता है. उसके साथ एक और चीज तुम याद रख सकते हो, it protects the bacteria from viruses. देखो याद रखना, बैक्टीरिया के कई सारे दुश्मन होते हैं. एक तो एंटीबायोटिक्स है, ह्यूमंस तो है ही दुश्मन उसके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं. उनका लाइफ का मोटो ही होता है कि बैक्टीरिया में जाओ, ग्रो करो और अपना नंबर बढ़ाओ. So those viruses can be avoided if you have a good glycocalyx. अगर बढ़िया आपका glycocalyx लगा हुआ है, then कई बार आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है from the viruses. So these are the things you have to know. And these are the things you have to know. So you have a protection from the protects the bacteria from the viruses, avoids the desiccation of bacteria, drying होने से बचा लेता है उसे बैक्टीरिया को, and adherence of bacteria to the surface, ये करने में भी आपका glycocalyx आपके यहाँ पे हेल्प कर देता है. ठीक है, एंड सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, राइट. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ वायरलेंस, इसको थोड़ा पोटेंट बनाता है इन्फेक्शन करने के लिए, बट वो हम अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रख लें यहाँ पे, एंड या दैट्स इट. दीज आर 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, क्या इन तीनों में से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो बता दो. कोई पॉइंट है? हाँ केतकी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप. सर एडेरेंस क्या था? एडेरेंस मतलब चिपकना, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से या एक स्ट्रक्चर से चिपक के रखना अपने आप को. सो वो एडर करने के लिए आपका बैक्टीरिया यूज करता है ग्लाइकोकैलिक्स को. थैंक यू सर. वो या फिर आपका कोई वॉल हो सकती है, वॉल तो नहीं बट कोई मॉइस्चर वाला एरिया हो सकता है, आपके बकल कैविटी हो सकती है, आपका इंटेस्टाइन हो सकता है, राइट. यू माइट नॉट बी नोइंग दैट, बट आपके इंटेस्टाइन में यू हैव अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. बहुत ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में रहता है. इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट इकोसिस्टम. हाँ जी, आपका क्वेश्चन है, सम ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन. विशाल, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर आप सेकंड पॉइंट दोबारा से समझा सकते हो? सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है अवॉइड्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. देखो होता क्या है ना, अगर बैक्टीरिया को कई बार क्या होता है, उसको एक मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, राइट. अगर समझो एनवायरनमेंट उसे नहीं मिल पाता, राइट, जैसे लिक्विड वाला एनवायरनमेंट अगर उसे नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन वो नहीं होती अगर उसके पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स वो एक मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट मेंटेन करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके. सो इसलिए हम कहते हैं अवॉइड डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया.
अगर एक सर्टन मॉइस्चर वाला एनवायरमेंट नहीं मिलता ना बैक्टीरिया को, देन वो ड्राई अप होके बिल्कुल like it will be dead. That does not happen because of the glycocalyx. So that is going to be your avoids desiccation of the bacteria. So yeah, that's your point number 2. And then you have the viruses. So these are the 3 things I want all of you to remember. Let's move on to the next part. The next part आपका यहाँ पे होगा. तो ये हमने देख लिया हमारा cell envelope. Now let's jump on to something else. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा. आपकी जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, खैर उसे साइड में रखो. मुझे ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है. व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर. सर एटीपी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर बहुत बढ़िया, पावर हाउस एटीपी बनाता है, राइट. एटीपी बनाता है. थोड़ा अगर शायद आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि ग्लाइकोलाइसिस भी उसके अंदर ही हो रहा है. मतलब सॉरी, नॉट ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल हो रहा है उसके अंदर, ईटीसी हो रहा है, राइट. तो आप कह सकते हो ना कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं. यस सर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके होते हैं आपके रेस्पिरेटरी पाथवे. सो रेस्पिरेटरी पाथवे जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनके बगैर तो एनर्जी बननी नहीं है. सो रेस्पिरेटरी पाथवे आर हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और आई कैन सिंपली से कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प एंड प्लेज अ रोल इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. आई जस्ट राइट सी ओवर हियर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसका मतलब ये है, किसी ने अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, इसका मतलब सिंपल समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे आपके एटीपीज बनाए जाते हैं. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है जहां पे आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपके बनाए जाएंगे, जिसे यूज करके आपका सेल सारा काम करता है. इसने अगर काम करना बंद कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया ने, तो सेल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी करेंसी आने दी काम करने की. सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स वन थिंग यू नो. कमिंग बैक टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को यहाँ पे देखो. बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से आपको थोड़ी बहुत इनग्रोथ आपको मिल जाती है कुछ जगहों पे. सम इनग्रोथ कैन बी सीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट इनग्रोथ will lead to a formation of something known as your mesosomes. That ingrowth will lead to formation of कुछ structure, और जो structure यहाँ पे बन रहे हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपका mesosomes. So mesosomes यहाँ पर फटाफट हम उनके बारे में लिख लेते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं mesosomes की, जब भी हमने बात करनी है mesosomes की, पहले हमने लिखना है दैट इज गोइंग टू बी, ये होगा आपका इनग्रोथ फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपका होगा इनग्रोथ फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट्स द वन एंड ओनली थिंग यू हैव टू नो कि आ कहां से रहा है. अब आपको देखना है इसका रोल क्या होता है. रोल इसके दो याद रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी होगी रेस्पिरेशन एक्टिविटी. इट प्लेज अ रोल इन द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज, और रेस्पिरेटरी पाथवेज यहाँ पे रन करते हैं. रेस्पिरेटरी पाथवे आपके रन करेंगे इन द मेसोसोम. सो जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो यहाँ पे मेसोसोम करता है. याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वही काम यहाँ पे करता है आपका मेसोसोम. तो इसलिए मैं लिखूंगा मेसोसोम इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि आपको कुछ रिलेशन याद रहे इसके बारे में. सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. सो रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ पे आपके रन करते हैं. तो मैं कह सकता हूं कि आपके जो बैक्टीरिया में एनर्जी जो यहाँ पे बन रही है वो आपकी आ रही है मेसोसोम्स के वहां से. मेसोसोम्स में ही आपका हो रहा होगा आपका क्रेब्स साइकिल, ईटीसी आपका वहां पे होगा ही है, राइट. सो ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे जो हम यहाँ पे बात करें वो ही आपके क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है यहाँ पे आपका, और आपका यहाँ पे ईटीसी भी आपका होगा, और उससे आपके एटीपी बन के आपको बाहर मिलेगा. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. एक और चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे वो ये होगा, मेसोसोम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर ये लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. याद रखनी है ये बात आपको हमेशा. मेसोसोम्स विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन. ये बात आपने भूलनी नहीं है कि आपका जो डीएनए है ना, वो जो आपका था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, the extra chromosomal DNA you had, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, that extra chromosomal DNA, sorry not extra chromosomal DNA, that chromosomal DNA, just write it down, वो जो आपका वहां पे था उसके रेप्लिकेशन में ये बड़ा हेल्प करेंगे. the chromosomal DNA जो आपका है उसके रेप्लिकेशन में ये आपका हेल्प करेगा आपका मेसोसोम.
अच्छा, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए था ये कैसा था? ट्रायंगुलर था, रेक्टेंगुलर था, कैसा था ये? सर्कुलर। सर्कुलर था। ठीक है, ये था आपका सर्कुलर, Yes, sir. ये था आपका सर्कुलर। और याद रखना इट विल बी डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड ही है। याद रखना हमारा जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ा था, ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड ही होगा। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ डबल स्टैंडर्ड। सो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्रोमोसोमल डीएनए, उसके रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आपके म्यूजिज्म बड़ा हेल्प करते हैं, राइट। एंड दिस डीएनए जो है ना आपका यहाँ पे, दिस क्रोमोसोमल डीएनए इज आल्सो नोन एज, एंड लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, is also known as, Ka means also known as, right? Also known as your nucleoid. It is also called as your nucleoid. Nucleoid. This is also called as your nucleoid. So याद रखना ये जो क्रोमोसोमल डीएनए जो आपका होता है, जो हमने बनाया था पिक्चर के अंदर वो बीच में, that is going to be also called as nucleoid. और इसके रेप्लिकेशन के लिए आपका मदद करेगा आपको मेसोसोम। इन्होंने आके हाथ आगे बढ़ा के इन्होंने हेल्प करनी है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। और कुछ याद रहे ना रहे, इसके बारे में दो चीज याद रखना कि इनका काम क्या होता है। काफी बार जो क्वेश्चंस आपके आते हैं इसको घुमा फिरा के ये लोग पूछ लेते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ पे रन हो रहे हैं और आपका डीएनए रेप्लिकेशन में आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, राइट। क्या ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहे हैं यहाँ पे? राइट, ऑलराइट, ठीक है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट टाइम। ऑलराइट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। जब हम आगे मिलेंगे वापस से, सो विल बी या फोकसिंग ऑन फ्यू मोर थिंग्स इन दिस। वेट अ मिनट। ऑलराइट, बिफोर वी रैप अप,